नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका यूपीएससी एथिक्स की क्लासेज में। हम उपयोगितावाद पढ़ रहे थे लास्ट क्लास से। पिछली 2 क्लासों में हमने उपयोगितावाद पढ़ा। आज हम उपयोगितावाद के जो 2 प्रमुख सबसे बड़े समर्थक हैं, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल, उनमें से पहले व्यक्ति को हम पढ़ेंगे जिनका नाम है जेरेमी बेंथम। बेसिकली उपयोगितावाद शब्द को प्रचलित तो किया जॉन स्टुअर्ट मिल ने। उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम ये उपयोगितावाद। तो उस पुस्तक से उपयोगितावाद शब्द प्रचलित हुआ। तो लेकिन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं जेरेमी बेंथम को। बेंथम बेसिकली इनका जो जन्म है वो 1748 का है और मृत्यु बेसिकली इनकी 1832 की है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से 19th सेंचुरी के ये व्यक्ति रहे हैं। अंग्रेज थे, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, जाहिर सी बात है। दार्शनिक रहे ही हैं, समाज सुधारक भी रहे हुए हैं, कानून के भी ये बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं। और कानून के ज्ञाता इसलिए रहे क्योंकि इनके पिताजी चाहते थे कि ये वकील बने। वकालत में इन्होंने डिग्री वगैरह भी हासिल की, लेकिन वकालत करना इनको रास नहीं आया और वकालत वगैरह छोड़ छाड़ के वकालत के बारे में, कानूनों के बारे में लिखना इन्होंने शुरू किया, कानूनों की समीक्षा करना इन्होंने शुरू किया। तो वो सब काम इन्होंने किया। ऑक्सफोर्ड विद्यालय था, ऑक्सफोर्ड विद्यालय का एक कॉलेज था, क्वींस कॉलेज, वहां से इन्होंने 1763 में शायद इन्होंने डिग्री वगैरह प्राप्त की थी। तो ये सब है। हमें इनके जो मेन चीज जिससे लेना देना है, जो हमारे एग्जाम में जो पूछा जाएगा, वो है इनके नैतिक विचार। तो हम इनके प्रमुख नैतिक विचारों के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई इनके नैतिक विचार क्या है। यदि हम इनके नैतिक विचारों के बारे में यदि हम देखें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर जेरेमी बेंथम किस किस चीज के समर्थक हैं। तो बेसिकली जेरेमी बेंथम जो है वो उपयोगितावाद यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म के समर्थक तो है ही है, ठीक है। उपयोगितावाद के अलावा ये उदारवाद के भी समर्थक है, ठीक। उदारवाद के अलावा ये सुखवादी भी रहे हैं, तो सुखवाद का भी इन्होंने जो है वो समर्थन किया है। इसके अलावा एक बहुत ही दिलचस्प चीज का भी उन्होंने जो है वो समर्थन किया है, और वो है स्वार्थवाद का आंशिक समर्थन। और सुखवाद के अलावा और किसका किया है? स्वार्थवाद का आंशिक समर्थन। जैसे ये बात आती है कि भाई स्वार्थवाद का आंशिक समर्थन, तो भाई आंशिक से क्या मतलब है? या तो पूरा समर्थन करना चाहिए था या तो पूरा समर्थन नहीं करना चाहिए था। आखिर आंशिक समर्थन से क्या मतलब है? तो देखिए, सबसे पहले उपयोगितावाद हमने पढ़ा था, तो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है। जब ये अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है तो जाहिर सी बात है सुखवाद का समर्थक है और ये उदारवाद का समर्थन है ही है। एक बात के लिए उदारवाद को भी बैक साइड में रखते हैं। तो चूंकि ये उपयोगितावाद क्या कहता है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, तो इसका मतलब ये सुखवाद का समर्थन हो ही गया। और सुखवाद में भी क्या ये एक व्यक्ति का सुख चाहता है कि सभी का सुख चाहता है? चूंकि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है सुखवाद में कौन से सुखवाद का समर्थक है? परार्थमूलक। तो सुखवाद में भी ये सार्वभौमिक सुखवाद का समर्थन है या परार्थमूलक, सार्वभौमिक सुखवाद। जब ये सार्वभौमिक सुखवाद का समर्थन जब ये कर रहा है, और मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं कि भाई स्वार्थवाद का आंशिक समर्थन, तो स्वार्थवाद का आंशिक समर्थन हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, जब हमने शुरू में उपयोगितावाद पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, और उससे पिछली क्लास में जब हमने उपयोगितावाद पढ़ा, तो उपयोगितावाद जब हमने पढ़ा तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि जो उपयोगितावादी है वो स्वार्थवादी हो नहीं सकता, और जो स्वार्थवादी है वो उपयोगितावादी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो स्वार्थवादी व्यक्ति होता है ना, स्वार्थवादी व्यक्ति ज्यादातर किसकी बात करेगा? केवल स्वार्थ की, अपने हित की बात करेगा, केवल अपने सुख की बात करेगा। जबकि ये अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात कर रहे हैं उपयोगितावादी विचार का जन्म ही इसलिए हुआ स्वार्थवाद के विरोध में, क्योंकि स्वार्थवादी व्यक्ति केवल एक व्यक्ति के सुख की बात कर रहे थे, केवल अपने सुख की बात कर रहे थे। तो उसी के विरोध में क्या पैदा हुआ? उपयोगितावाद पैदा हुआ। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो जेरेमी बेंथम जो है ये स्वार्थवाद का आंशिक समर्थन करता है। तो बेसिकली मैं आपको दोबारा बताता हूं, उपयोगितावाद का जन्म ही इसलिए हुआ था कि केवल अपने स्वार्थ पर ध्यान नहीं देना बल्कि सभी के स्वार्थ पर ध्यान देना। तो अब जब हमने स्वार्थवाद जब हमने पढ़ा था थॉमस हॉब्स को, तब मैंने आपको बताया था कि जो स्वार्थवाद है ना वो 2 प्रकार का होता है। एक है साइकोलॉजिकल इगोइज्म और एक होता है एथिकल इगोइज्म। यानी कि स्वार्थवाद जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है नैतिक स्वार्थवाद, एक होता है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। पहला मनोवैज्ञानिक सुखवाद, मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद, और दूसरा होता है नैतिक स्वार्थवाद। ठीक है।
इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल इगोइज्म और इसको कहते हैं एथिकल इगोइज्म। ठीक, तो जो बेंथम है, बेंथम साइकोलॉजिकल इगोइज्म का तो समर्थन करते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का तो समर्थन बेंथम करते हैं, लेकिन नैतिक स्वार्थवाद का विरोध करते हैं। देखो, मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद क्या कहता है? मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से स्वार्थी होता है। तो बेंथम मान रहा है, भाई हॉब्स ने क्या कहा? हॉब्स ने कहा कि भाई प्रत्येक व्यक्ति जन्म से स्वार्थी होता है, तो बेंथम भी ये बात मान रहा है कि बिल्कुल सही बात है, कि भाई हॉब्स ने बिल्कुल सही बात कही है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से बिल्कुल स्वार्थी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसका मनोविज्ञान इस टाइप का है, उसे केवल अपना स्वार्थ दिखता है। तो बेंथम इस बात को मान रहा है, लेकिन हॉब्स ये कह रहा है कि स्वार्थवादी होना नैतिक है। यदि कोई भी व्यक्ति स्वार्थी है और वो केवल अपने ही अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ है, केवल और केवल अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहता है, तो वो नैतिक है। ये बात कौन कह रहा है? थॉमस हॉब्स। लेकिन बेंथम इसका विरोध कर रहा है। बेंथम कह रहा है नहीं, साइकोलॉजिकल इगोइज्म तो ठीक है, मैं मानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से स्वार्थी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्वार्थी होना नैतिक होता है, नहीं, बल्कि उसको, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए प्रयास करना चाहिए, यानी कि केवल अपने सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, सभी के सुख की कामना करनी चाहिए। उसको जो है वो सामाजिक होना चाहिए, समाज के अधिकतम लोगों के सुख का प्रयास उसको करना चाहिए। जैसे ही वो ये बात कहता है ना कि वो नैतिक स्वार्थवाद का समर्थन नहीं करता, देखो मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद और नैतिक स्वार्थवाद, इनका समर्थन कौन करता है? अरिस्टिपस करता है, अरिस्टिपस करता है, चारवाक करते हैं, और हॉब्स करता है, दोनों ही बातों का समर्थन। लेकिन बेंथम नहीं करता, क्योंकि यदि बेंथम भी कर रहा होता तो बेंथम को हम फिर उपयुक्तवाद में थोड़ी पढ़ रहे होते, फिर तो हम बेंथम को सुखवाद, स्वार्थवाद में ही पढ़ रहे होते, फिर तो बेंथम को हम निकृष्ट सुखवाद में ही पढ़ रहे होते। लेकिन हम उसको कहां पढ़ रहे हैं? उपयुक्तवाद में पढ़ रहे हैं। और क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसने एक बात ये बोल दी कि भाई कि नैतिक स्वार्थवाद का मैं विरोधी हूं। उसका यह कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति, कि मैं ये नहीं मानता कि स्वार्थी होना नैतिक है, बिल्कुल स्वार्थी होना नैतिक नहीं है। और जैसे ही उसने ये कहा कि स्वार्थी होना नैतिक नहीं है, उसके इसी एक बात ने बेंथम को, अरिस्टिपस, चारवाक और ये जो हॉब्स है, इन सब की परंपरा से ला करके उपयुक्तवाद की श्रेणी में खड़ा कर दिया। बेसिकली बेंथम प्रमुख तौर पर चार बातें मानता है, मैं लिख देता हूं। प्रमुख तौर पर बेसिकली बेंथम कितनी बातें मानता है? चार बातें मानता है। कौन कौन सी चार बातें मानता है? पहली, बेंथम यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। बिल्कुल सही बात है, ये हमने सुखवाद में पढ़ा लिखा था, है ना, प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी लाइन वो क्या कह रहा है कि सुख चाहना बुरी बात नहीं है। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि भाई सुख प्राप्त करने को वो नैतिक मान रहा है, ठीक है। तो और वो दूसरी बात क्या कह रहा है कि सुख चाहना या प्राप्त करना नैतिक है, ठीक है। इन दो बातों में अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने जब निकृष्ट उपयुक्तवाद पढ़ा था, जब उपयुक्तवाद का वर्गीकरण हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, तब भी हमने ये समझा था कि भाई ठीक है भाई, कि भाई प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, ठीक है, सही बात है भाई। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो साइकोलॉजिकल हिडोइज्म, इसको हम कहते हैं, मनोवैज्ञानिक सुखवाद, सही बात है भाई। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही सुख की प्राप्ति करता है। हम किसी भी व्यक्ति को देखें, उसके सभी कार्यों से ऐसा ही लगता है कि वो क्या चाहता है? सुख चाहता है, सुख की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है। भले ही भविष्य में उस कार्य को करने से उसको दुख हो, लेकिन वर्तमान में तो वो यही सोच करके कार्य कर रहा है ना उसको, कि भाई इस कार्य को करने से मुझे सुख की प्राप्ति हो। और सुख चाहना नैतिक है, सुख प्राप्त करना नैतिक है, तो सही बात है ना, प्रत्येक व्यक्ति को सुख प्राप्त करने चाहिए। तभी तो ये कह रहा है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, नहीं तो इसको अधिकतम सुख कहने की आवश्यकता ही क्या थी। तीसरी बात ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी होता है, बिल्कुल सही बात है, स्वार्थवाद का आंशिक समर्थन है। और इसने मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का समर्थन किया है। तो दूसरी बात इसने क्या लिखी कि प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी होता है, प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी होता है। और एक चौथी बात लिखी, और चौथी बात इसने जो कही, जो बोली, जो लिखी, वो कौन सी है कि स्वार्थी होना
नैतिक रूप से गलत है। जैसे ही इसने ये चौथी बात बोली कि स्वार्थी होना नैतिक रूप से गलत है, स्वार्थी होना नैतिक रूप से गलत है, इस वाक्य को बोलते ही जैसे ही ये कहता है कि स्वार्थी होना नैतिक रूप से गलत है, देखो ये बात प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, अरिस्टिपस भी यही बात कह रहा है, हॉब्स भी यही बात कहता है, चार्वाक भी यही बात कह रहे हैं, और सुख चाहना, सुख प्राप्त करना नैतिक है, ये भी तीनों ये बात कह रहे हैं, और प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी होता है, ये भी इस बात को तीनों कह रहे हैं। लेकिन ये जो चौथी लाइन है ना, इस चौथी लाइन को वो तीन लोग नहीं कह रहे, इसीलिए ये उपयोगितावाद में आ जाता है कि स्वार्थी होना नैतिक रूप से गलत है। भाई नैतिक रूप से आपको केवल अपने स्वार्थ की नहीं देखना सोचना है, बल्कि परमार्थ के बारे में सोचना है, यानी कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की कामना करनी है। इस चौथे वाक्य ने ही बेंथम को अरिस्टिपस और हॉब्स के रास्ते से हटा करके उपयोगितावाद के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया, उपयोगितावाद को इसने जन्म दे दिया। पर अब एक सवाल आता है, और वो सवाल क्या आता है? अब एक सवाल ये आएगा कि भाई यदि स्वार्थी होना नैतिक रूप से गलत है और मनुष्य जन्म से स्वार्थी है, तो फिर वो मनुष्य स्वार्थी होगा कैसे? फिर वो स्वार्थी मनुष्य नैतिक कैसे होगा? यदि मनुष्य जन्म से मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी है, तो वह नैतिक कैसे होगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, जो कि किसके सामने खड़ा है? बेंथम के सामने खड़ा है। और बेंथम को अब इस बात का जवाब देना है। भाई हॉब्स ने कह दिया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी होता है और स्वार्थी होना नैतिक रूप से सही है, तो उसको जवाब ही नहीं देना। उससे कोई पूछा है क्या मनुष्य नैतिक होता है, तो कहता है कि नहीं, मनुष्य स्वार्थी होना ही नैतिक है। यदि वो अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है तो वो नैतिक ही है। लेकिन इसको ये बताना पड़ेगा कि आखिर स्वार्थी मनुष्य समाज के हित के लिए नैतिक कैसे होगा। जब हॉब्स से किसी ने पूछा कि भाई तुम कह रहे हो कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से स्वार्थी है और स्वार्थी होना नैतिक रूप से सही भी है, तो मनुष्य जो है वो समाज में रहता कैसे है, फिर समाज में कैसे रहेगा? तो हॉब्स ने क्या जवाब दिया? हॉब्स ने पुस्तक लिखी लेवियाथन। हॉब्स ने जवाब दे दिया लेवियाथन। तो हॉब्स क्या कहता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या करता है कि राज्य को अपनी कुछ शक्तियां दे देता है, और राज्य जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को फिर क्या कर लेता है, उसकी कुछ स्वतंत्रता, उसके कुछ अधिकार, उसकी कुछ शक्तियां ले लेता है, और इससे व्यक्ति दंड के भय से क्या बना रहता है? स्वार्थी बना रहता है। वो कहता है कि मनुष्य ने लेवियाथन का निर्माण यदि किया, सरकारों का निर्माण यदि किया, कानूनों का निर्माण यदि किया, समाज का निर्माण यदि किया, संस्थानों का निर्माण यदि किया व्यक्ति ने, तो वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही किया है, परमार्थ के लिए नहीं किया, अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सरकार बनेगी तो ये मेरे हित में ही रहेगा, कानून बनेंगे तो ये मेरे हित में ही रहेंगे, ये मेरे स्वार्थ में ही रहेंगे। तो फिर बेंथम से भी पूछा कि भाई बेंथम तुम बताओ, वो तो कह रहा है कि भाई मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए ही लेवियाथन बनाया, राज्य सरकार कानून बनाई। तुम बताओ कि तुम तो कह रहे हो कि भाई स्वार्थी होना नैतिक रूप से गलत है, तो मनुष्य फिर परमार्थी होगा कैसे, जबकि तुम कह रहे हो कि प्रत्येक मानव जन्म से कैसा होता है? स्वार्थी होता है। अब बेंथम दो बात कह रहा है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति जन्म से स्वार्थी होना होता है, लेकिन स्वार्थी होना अच्छी बात नहीं है। देखो दुनिया में ना अभी तक तीन तरीके के विचारक हुए हैं। कितने तरीके के विचारक हुए हैं? तीन तरीके के। पहले विचारक वो हैं जो ये मानते हैं कि व्यक्ति जन्म से परमार्थी ही होता है, वो स्वार्थी होता ही नहीं, वो जन्म से परमार्थी ही होता है। और ऐसे कौन मानेंगे? जैसे एम के गांधी हो गए, ठीक है, रूसो हो गए, बुद्ध हो गए, ये ऐसे विचारक हैं। मार्क्स हो गए, कार्ल मार्क्स, ये ऐसे विचारक हैं जो ये मानते हैं कि भाई मनुष्य जो है वो जन्म से स्वार्थी नहीं होता, मनुष्य तो मूलतः अच्छा ही होता है, मनुष्य तो जन्म से ही परमार्थी होता है। जबकि कुछ दूसरे विचारक भी हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, मनुष्य केवल परमार्थी या स्वार्थी नहीं होता, वो दोनों होता है। और ये बात कौन मानता है? ये बात अरस्तु मानता है, ये बात कन्फ्यूशियस मानता है, ये बात सिगमंड फ्रायड भी मानता है, ये बात ह्यूम भी मानता है, लॉक भी मानता है, कांट मानता है, मिल मानता है, जो जेएस मिल, जिसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे विचारक क्या मानते हैं कि नहीं, मनुष्य स्वार्थी और परमार्थी दोनों होता है। तो इनसे पूछो कि भाई मनुष्य स्वार्थी कैसे हो सकता है, तो कहेंगे कि वो मनुष्य परमार्थी कैसे होता है, तो क्या कहेंगे कि वो तो होता ही परमार्थी है, उसमें परामर्श वाला, दूसरों का भला करने की जो मनोवैज्ञानिकता है वो पहले से ही होती है, जन्म से ही होती है, प्राकृतिक रूप से ही होती है, तो इसलिए वो अच्छा हो जाता है, उसमें अच्छे होने की प्रवृत्ति होती है, जन्म से ही होती है।
लेकिन जो थॉमस हॉब्स हैं, वो जेरेमी बेंथम है, या आयान रैंड है, या मैकियावेली है, इन सब से पूछा जाएगा तो ये चारों पांचों लोग क्या कहेंगे कि नहीं भाई, मनुष्य जन्म से स्वार्थी ही होता है। लेकिन जैसे ही ये बोलेंगे कि मनुष्य जन्म से स्वार्थी होता है, तो दूसरे लोग फिर उनका कॉलर पकड़ करके पूछेंगे फिर ये बताओ कि फिर ये सामाजिक हो कैसे जाता है, फिर समाज में हमें नैतिकता दिख क्यों रही है, बहुत सारे लोग नैतिक हैं कैसे हैं, परमार्थी कैसे हैं, फिर बहुत से मनुष्य अच्छे कैसे हैं, वो बताओ। यदि सारे के सारे मनुष्य जन्म से ही स्वाभाविक रूप से ही स्वार्थी हैं तो है कैसे? तो बेंथम के सामने भी ये प्रश्न है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली अब तक आपकी समझ में ये आ गया होगा कि बेंथम ने हॉब्स के स्वार्थवाद का समर्थन किया है। हॉब्स की तरह बेंथम को भी ये लगता है, बेंथम ने भी ये कहा है कि मनुष्य क्या है, मूलतः स्वार्थी है, और वह तब तक कोई कार्य नहीं करता जब तक कि उसमें उसको खुद का कोई लाभ ना हो, उसमें खुद का कोई स्वार्थ ना हो। बेंथम का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, और प्रसिद्ध वाक्य क्या है कि ऐसी कल्पना भी मत करो कि कोई व्यक्ति आपके पक्ष में आपकी सबसे छोटी उंगली भी हिलाएगा, जब तक उसे साफ नजर ना आ जाए कि इसमें उसका अपना फायदा है। बेंथम क्या कह रहा है कि इस दुनिया में कोई आपके भले की नहीं सोचता। यदि इस दुनिया में कोई आपके भला सोच रहा है तो वो केवल इसीलिए सोच रहा है क्योंकि उसको आपके भले में अपना भला दिख रहा है, क्योंकि उसको आपके हित में अपना हित दिख रहा है। उसको लग रहा है कि यदि आज मैं इसकी मदद करूंगा तो हो सकता है कल कोई मेरी भी मदद करेगा, या कल ये मेरी भी मदद करेगा। ये कौन कह रहा है? बेंथम कह रहा है। तो बेंथम ये कह रहा है कि कभी हमें ऐसी उम्मीद ही नहीं पालनी चाहिए किसी से भी कि कोई हमारे पक्ष में कोई अपनी सबसे छोटी उंगली भी हिलाएगा, जब तक कि उसको उसमें अपना स्वार्थ दिखाई ना दे। ठीक है, सही बात है यार, मान ली बेंथम तेरी बात, पर अब तो इस बात का जवाब दे कि जो स्वार्थी व्यक्ति है तो फिर वो सामाजिक कैसे है? आखिर समाज में हमें अच्छाई दिखती है तो फिर वो अच्छाई कैसे दिख जाती है? तो बेंथम इस बात का जवाब दे रहा है, किस बात का? कि स्वार्थी व्यक्ति सामाजिक कैसे होगा। स्वार्थी व्यक्ति सामाजिक कैसे होगा, मैं लिख देता हूं, मिटा दूं क्या? कि स्वार्थी व्यक्ति सामाजिक कैसे होगा, स्वार्थी सामाजिक कैसे होगा, शॉर्ट में लिख देते हैं, स्वार्थी सामाजिक कैसे होगा। तो कैसे होगा, जब बेंथम से बात पूछी तो बेंथम ने क्या कहा कि भाई देखो, बेंथम ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति पे ना 4 प्रकार के क्या होते हैं, सेंसन्स होते हैं। मोरल सेंसन्स की उसने बात की, 4 प्रकार के दबावों की उसने बात की। उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर ना 4 दबाव होते हैं। क्या क्या क्या, क्या किसकी बात कही? 4 दबावों की उसने बात कही। ठीक है, और इन 4 दबावों को उसने क्या कहा? मोरल सेक्शंस, यानी कि 4 दबाव। तो ये 4 दबाव उसने कौन कौन से बताए? उसने 4 दबाव में पहला बताया प्राकृतिक, कि मनुष्य के ऊपर प्राकृतिक दबाव होता है। प्राकृतिक के बाद में दूसरा उसके ऊपर दबाव होता है सामाजिक। तीसरा उसके ऊपर जो होता है वो होता है धार्मिक, और चौथा जो दबाव उसके ऊपर होता है वो होता है राजनीतिक। तो कहता है कि इन 4 दबावों की वजह से, प्राकृतिक दबाव, सामाजिक दबाव, धार्मिक और राजनीतिक दबाव, इन 4 दबावों की वजह से ही प्रत्येक व्यक्ति नैतिक होता है या नैतिक कार्य करता है। यह बात किसने कही? बेंथम ने। जब उससे पूछा गया कि भाई जब प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है तो वो नैतिक कैसे होगा, वो सामाजिक कैसे होगा, तो इसका जवाब क्या दिया कि ये 4 दबाव होते हैं प्रत्येक व्यक्ति पर, और इन 4 दबावों की वजह से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो नैतिक होता है। भाई कैसे, समझाओ, उदाहरण से समझाओ। तो उसने कहा जैसे प्राकृतिक है, जैसे हमें यदि स्वस्थ रहना है तो क्या करना चाहिए? प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति जितने ज्यादा प्रकृति के नियमों का पालन करेगा वो शारीरिक रूप से उतना ही स्वस्थ रहेगा। ठीक है,
बहुत आसान बात है। दूसरी बात क्या है कि जैसे विश्वास है, अब प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति पर विश्वास है। जैसे इसने जो उदाहरण दिया, इसने एक उदाहरण दिया कि भाई कोई भी व्यक्ति शहर का जो वाटर टैंक है उसमें पानी नहीं मिला, वो जहर नहीं मिला था। जैसे प्रत्येक शहर में नगर पालिका या नगर निगम के द्वारा ही वाटर की सप्लाई होती है और वो एक विशेष जगह पे पानी साफ होता है और वो फिल्टर होता है और वहीं से पानी की सप्लाई होती है। तो कोई भी व्यक्ति उसमें जहर नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? वो इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उसको पता है कि इस यहीं से पानी जो है वो सारे के सारे का किसमें जा रहा है, पूरे पूरे शहर में जा रहा है। और यदि एक भी व्यक्ति ने मिला दिया या किसी के घर में जाके उसके घर पे जो टंकी है उस टंकी में जाके मिला दिया तो भरोसा टूट जाएगा, आदमी का आदमी से विश्वास उठ जाएगा। और जैसे ही आदमी से विश्वास उठेगा तो कितनी अराजकता फैलेगी, कितनी लाशें बिछेंगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो वो कहता है कि वो इस दबाव में, इस प्राकृतिक दबाव में ही वो क्या होता है, नैतिक बना रहता है कि नहीं भाई ऐसा करना नहीं है, ये गलत है, क्योंकि यदि मैंने किया तो कोई मेरे साथ भी कर सकता है। जैसे कोई रोड पे है और किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लो, जैसे मान लो कोई बच्चा जा रहा था, मोटरसाइकिल लेकर के जा रहा था और किसी स्कूटी का पीछा कर रहा था मान लो, और स्कूटी को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसने मान लो कुछ स्टंट किया, स्टंट करने के चक्कर में गिर गया। अब स्कूटी तो आगे निकल गई, वो पीछे रह गया, वो गिरा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है। अब कोई व्यक्ति वहां से गुजरा तो वो व्यक्ति उसे उठा करके हॉस्पिटल पहुंचा रहा है, नैतिक रूप से सही काम कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है? ये सोच करके कर रहा है कि भगवान नहीं करे कल को यदि मेरे साथ हो गया तो कोई मुझे भी उठाएगा। क्योंकि उसको पता है कि भाई जिसका एक्सीडेंट हो गया और वो रोड के किनारे पड़ा हुआ है, यदि उसको कोई दूसरा मानव नहीं उठाएगा, दूसरा व्यक्ति नहीं उठाएगा, तो फिर उसको भगवान उठाएगा। और भगवान उठाए, इससे अच्छा तो क्या है कि कोई मानव ही उठा ले, क्योंकि यही घटना मेरे साथ भी हो सकती है। हालांकि बहुत सारे व्यक्ति आपको ऐसा करते हुए नहीं दिखाई देंगे आज के समाज में, जैसे कि वो वीडियो बनाते रहेंगे, रील बनाते रहेंगे, लेकिन मदद नहीं करेंगे। लेकिन बहुत से लोग फिर भी अच्छे हैं। हो सकता है कि 10 लोग वीडियो बना रहे हो, लेकिन 10 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो एम्बुलेंस को फोन भी करता है, एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो उनको साथ में हॉस्पिटल तक जाकर के आता है। तो ये किस दबाव से कर रहा है? प्राकृतिक दबाव से कर रहा है, उसके अंदर ये भावना आ रही है। जैसे आपने कई सारी फिल्में देखी होंगी, जैसे एक सरफरोश फिल्म है आमिर खान की। तो आमिर खान की सरफरोश फिल्म में उसको क्या लगता है कि उसके भाई की मृत्यु जो हो गई है उसकी वजह से हो गई है, और उसको हर व्यक्ति में आतंकवादी दिखता है। उसको लगता है कि यार मैं आतंकवादियों का खात्मा कर दूं, ये वो। तो वो डायलॉग भी मारता है ना कि मैं आईएएस के लिए चुना गया था, चाहता तो कलेक्टर बन के मौज करता, लेकिन मैंने आईपीएस चुना। क्यों चुना? क्योंकि मुझे आतंकवाद खत्म करना है। क्योंकि उसको दिन रात नींद नहीं आ रही, चैन नहीं आ रही, उसको सुकून नहीं मिल रहा। वो चाह रहा है कि कैसे ना कैसे इन सारी चीजों को खत्म कर दूं। तो इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक दबाव कहते हैं, जो कि क्या है कि भाई एक व्यक्ति के अंदर से ही आता है कि नहीं यार ये काम करना चाहिए, ये काम सही है। तो जिसको हम कई बार अंतरात्मा की आवाज भी कह देते हैं ना, तो वो एक तरीके से बेंथम ने वही बात कही। दूसरी बात कही सामाजिक दबाव की। सामाजिक दबाव क्या है? भाई समाज में लालच का भय है, समाज की प्रशंसा है, समाज में निंदा है, ये सारे के सारी बात है ना। जैसे वही वाली बात है ना, सामाजिक दबाव मतलब 4 लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे इसकी बहुत परवाह है। भाई देखो, बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति है तो वो इतनी ज्यादा परवाह नहीं करता, लेकिन फिर भी वो परवाह करता है, उसको करनी पड़ती है। सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, है ना, और कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो जाती है। जैसे कितने सारे एक्टर, बॉलीवुड एक्टर्स का कई बार बॉयकॉट हो जाता है, कुछ फिल्मों का बॉयकॉट हो जाता है। तो वो एक प्रेशर उनके ऊपर रहता है कि नहीं यार इस तरीके का कारण। हालांकि कुछ बॉयकॉट तो मिली जुले आपस में पैसे देकर भी करवाते हैं कुछ फिल्मों का, कि भाई इस फिल्म का बॉयकॉट कर दो, जिससे कि फिल्म कमाई तो भी कर लेगी, फेमस हो जाएगी, सब लोग जान जाएंगे, थोड़ा प्रचार भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे कुछ लोग ऐसा कार्य भी कर देते हैं। जैसे कई बार, जैसे एक बार आमिर खान ने बयान दे दिया था कि भाई मेरी पत्नी को भारत में डर लगता है, तो उसकी वजह से उसका काफी विरोध हुआ। आजकल आपने देखा होगा शाहरुख खान पे एक मीम बहुत शेयर हो रहा है, GIF है, मीम है, पता नहीं क्या है। तो कई बार हो जाता है ऐसा, तो उनको भी ध्यान रखना पड़ता है। और खास तौर पे जो मिडिल, वैसे तो देखो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, तो वो 4 लोगों की परवाह हालांकि कम करते हैं, लेकिन फिर भी करते तो हैं ना समाज में। मिडिल क्लास व्यक्ति सबसे ज्यादा करता है, इतनी ज्यादा करता है कि आप देख रहे होंगे कि वही खाप पंचायतें बैठ जाती हैं। लोग समाज के भय से क्या क्या कार्य करने से डरते हैं कि नहीं यार ये काम नहीं करेंगे, 4 आदमी क्या कहेंगे, 4 लोगों में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी भाई। तो एक समाज का दबाव भी होता है ना, एक आपके स्टाफ का दबाव है, आपके अड़ोसी पड़ोसियों का दबाव है,
आपके यदि कि आप किसी जाति में यदि भरोसा करते हैं तो उस जाति का दबाव है, किसी धर्म में विश्वास करते हो तो धर्म का दबाव है, बहुत सारी समाज का आसपास आप जिस समाज में भी रहते हो तो समाज के जो नियम बने हुए नियमों का आपको पालन नहीं करना होता, वो एक दबाव ही एक तरीके से, नहीं तो फिर समाज में प्रशंसा भी मिल सकती है और बदनामी भी हो सकती है, निंदा भी हो सकती है। उसके बाद तीसरा दबाव उसने जो बताया वो होता है धार्मिक दबाव। और धार्मिक दबाव क्या है कि भाई अल्लाह देख रहा है, भगवान देख रहा है ना, यीशु मसीह देख रहे हैं, गॉड देख रहा है, हम अच्छे काम करेंगे तो हमको स्वर्ग में भेजेगा, जन्नत में भेजेगा, बेहतर हूरें मिलेंगी, और बुरे काम करेंगे तो भाई फिर हमारे गर्म तेल में पकौड़ी बनेंगी, हमको नरक में भेज देंगे, हमको हेल में भेज देंगे, जहन्नुम में भेज देंगे। तो ये क्या है धार्मिक आदमी। भाई देखो बेसिकली धार्मिक आदमी क्या होता है कि धर्म के वजह से वो कोई भी गलत काम करने से पहले डरेगा, क्योंकि उसको हमेशा क्या लगेगा कि यार भगवान देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और कई बार वो कहता है बहुत सारे अनैतिक कार्य केवल इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसके मन में ये वह है कि भगवान देख रहा है, यार इसके लिए मुझे पाप मिलेगा, इसके लिए मुझे कोई जो है वो नरक मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक बार शायद एक कहानी भी सुनाई थी कि भाई एक औघड़ बाबा होते हैं, तो बाबा के पास दो भाई जाते हैं कि बाबा हमें अपना चेला बना लो। पहले तो बाबा मन बनाता नहीं है, उनके साथ मारपीट करता है, भगा देता है, फिर भी वो भागते नहीं तो बाबा परेशान हो जाता है। फिर कहता है ठीक है बना लूंगा अपना चेला, ऐसा करो ये बकरे हैं, एक एक बकरा लो और ऐसी जगह पर काट करके लेके आ जाओ, इनकी बलि दे करके ले आओ और जहां पे कोई नहीं देख रहा हो। एक भाई जाता है 2-3 घंटे में काट कटू के ले आता है कि लो बाबा, बाबा कहते हैं शाबाश बैठ जा। दूसरा भाई 7 दिन तक आता ही नहीं वापस, 7वें दिन वापस आता है और वापस आकर के बाबा के पैर पकड़ लेता है कि बाबा मुझे तो इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई नहीं देख रहा हो। बोले क्यों नहीं मिली? कहे मुझे लगता है भगवान देख रहा है। फिर मैं सोचता हूँ भगवान भी नहीं देख रहा तो ये खुद तो देख ही रहा है, मैं भी तो देख ही रहा हूँ, जीन जनावर की छोटे मोटे कीड़े पतंगे जो दिखाई नहीं देते वो भी देख रहे हैं, मुझे तो इस पूरे संसार में ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां कोई नहीं देख रहा हो। तो बेसिकली ये कैसा दबाव है? एक तरीके से ये धार्मिक और प्राकृतिक दोनों दबावों का मिला जुला दबाव हो गया, और इसी वजह से उसने क्या नहीं की, उसकी हत्या नहीं की बकरे की। आप समझ रहे हो कि प्राकृतिक और धार्मिक दोनों दबावों का मिक्सर इस कहानी में आ गया, उस व्यक्ति के ऊपर आ गया और उसको ऐसी कोई जगह मिली नहीं, तो धार्मिक दबाव हो गए। अब राजनीतिक दबाव देख लो भाई, आप चोरी नहीं कर रहे तो किसकी वजह से? पुलिस के डर से। आप बैंक नहीं लूट रहे, पुलिस की डर से। आपको कई बार किसी व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आता है, लगता होगा कि इसका मुंह तोड़ दूं, इसका खून कर दूं, इतना गुस्सा आ जाता होगा कई बार। हो सकता है जीवन में कभी किसी पे आया है कि नहीं पता नहीं आप पे, पर कई बार व्यक्तियों को आ जाता है कि इसके खून कर दूं, पर नहीं कर सकता, क्योंकि नियम है, कानून है, पुलिस है, व्यवस्था है। कितने सारे लोग हैं ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक जो सिग्नल होता है उसको नहीं तोड़ते, क्योंकि उनको पता है कैमरे लग रहे हैं, कैमरे में रिकॉर्डिंग हो जाएगी, चालान घर पे आ जाएगा, तो वो नहीं करते, अनैतिक कार्य नहीं करते। कई बार पुलिस वाला होता है तो पुलिस वाला नहीं देख रहा होता है तो बच करके चले जाते हैं, और पुलिस वाला खड़ा होता है तो एकदम टाई बेल्ट वो लगा लेते हैं, सब कुछ लगा लेते हैं, है ना। एक सेकंड एक सेकंड देना है ना मेरे को। माफी चाहूंगा डिस्टर्बेंस के लिए। तो नहीं रुकते। तो बेसिकली ये क्या है, तो इसको क्या कहते हैं? राजनीतिक दबाव कहते हैं। और राजनीतिक दबाव का मतलब क्या है कि हम जो है वो नियम से, कानून से, सरकार से, पुलिस से, व्यवस्थाओं से डर जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है कि ये जो है वो जेरेमी बेंथम का स्वार्थवाद का जो आंशिक समर्थन किया है, और व्यक्ति किस प्रकार से नैतिक होता है, स्वार्थी व्यक्ति किस प्रकार से नैतिक होता है, ये उसका एक नैतिक विचार था। ठीक, अब देखो यहां से उसने जो विचार दिया उसने कौन सा, देखो जेरेमी बेंथम का सबसे प्रमुख जो नैतिक विचार है वो कौन सा है? वो है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी कि उपयोगितावाद है। किसकी बात करता है वो? उपयोगितावाद। और उपयोगितावाद में किसकी बात करता है वो? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। लिखूं क्या? वैसे तो पिछली बार खूब लिखा हुआ है ना। तो जैसे ही हम कहते हैं अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, उपयोगितावाद, तो जो उपयोगितावाद है, उपयोगितावाद आधारित किस पर है? उपयोगितावाद आधारित है मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर। उपयोगितावाद किस पर आधारित है? मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर, यानी कि साइकोलॉजिक हेडोनिज्म। उपयोगितावाद किस पर आधारित है? मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है। इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब है कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। आपने कोई व्यक्ति ऐसा देखा है कि जो ये चाहता है कि बस मुझे जीवन में गम ही गम मिले, मुझे दुखी दुख चाहिए?
बहुत ही कम व्यक्ति, शायद ही कोई मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति सुख चाहिए। यदि किसी को गम में पड़े रहना अच्छा लग रहा है, मुकेश के गाने को सुन रहा है, किशोर के गाने सुन रहा है, अरिजीत के गाने सुन सुन के रो रहा है, तो उस समय उसको दुख में रहना अच्छा लग रहा है, उसको उस दुख में रहने में मजा आ रहा है, इसलिए वो उस समय दुख में है और वो दुख से बचना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो सुख ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसकी हम वास्तव में इच्छा करते हैं। ये कौन कह रहा है? बेंथम। वो कहता है कि धन हो गया, पद हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सद्गुण हो गया, घर का सामान हो गया, भौतिक वस्तुएं हो गई, ये सारे के सारे क्या है? साधन है। और ये सारे साधन किसके हैं? सुख प्राप्ति के साधन है। इन सभी साधनों के द्वारा हम एक ही चीज चाहते हैं, और वो चीज क्या चाहते हैं? कि भाई किसी ना किसी प्रकार से हमको सुखों की प्राप्ति हो जाए। बेंथम ने कहा कि भाई जो प्रत्येक व्यक्ति है ना, वो दुख से बचना चाहता है और सुख चाहता है। इसीलिए वो क्या कहता है कि इसलिए सबसे बड़ा जो नैतिक कर्म है वो क्या है? अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर्स। वो कहता है कि सुख अपने आप में शुभ है। वो कहता है कि सुख में और शुभ में समानुपात का संबंध है। जैसे जैसे सुख बढ़ेगा, जिस कार्य में सुख बढ़ेगा उस कार्य का शुभत्व भी बढ़ता ही जाएगा। वो कार्य उतना ही शुभ होगा जिससे जितना ज्यादा सुख मिलेगा। उसकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक में उसने एक पुस्तक है, इंट्रोडक्शन द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिग्नेशन, एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिग्नेशन पुस्तक है। और शायद ये पुस्तक उसने लिखी होगी 1800 के आसपास, 1790 के आसपास, 1790 के आसपास। उस पुस्तक में ये लिखता है कि भाई नेचर ने मनुष्य को दो शासक दिए हैं, मानव के दो शासक हैं। प्रकृति ने मनुष्य के दो शासक बनाए हैं, और दो शासक क्या हैं? एक है सुख, दूसरा है दुख। एक है पेन, दूसरा है प्लेजर। सुख और दुख, यानी कि मनुष्य को किसके दो शासक रखे हैं? दो शासक। और वो दो शासक कौन कौन से हैं? सुख और दुख। तो प्रत्येक व्यक्ति हमेशा क्या चाहता है? सुख। और किससे बचना चाहता है? दुख से बचना चाहता है और सुख के पास जाना चाहता है। ये इस पुस्तक की शायद शुरुआत में ही पंक्तियां आती हैं इसके माध्यम से। बेसिकली इन पंक्तियों के माध्यम से वो अपने उपयोगितावादी दर्शन की नींव रख रहा है, जिसमें वो ये तर्क देता है कि जब भी हम प्रत्येक व्यक्ति को, कार्य को देखते हैं, व्यवहारों को देखते हैं, तो वो उसके कार्यों से और व्यवहारों से यही प्रतीत होता है कि वो सुख प्राप्त करना चाहता है। और वो कहता है इसीलिए इस संसार में जब भी कानूनों का निर्माण हो तो इसी आधार पर कानूनों का निर्माण होना चाहिए कि जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिल सके। इसका मतलब क्या है? कि भाई मैंने आपको पहले ही बताया उपयोगितावाद कैसा है? टीलियोलॉजिकल, यानी कि परिणाम पर आधारित नैतिकता है। वो नियमों की बात नहीं करते, वो परिणाम, रिजल्ट देख रहे हैं कि भाई किसी कर्म से कितने लोगों को सुख मिल रहा है, वो अपने आप में नैतिक है। एंड जस्टिफाई द मीन्स, किसी भी कार्य का क्या परिणाम है उसी से ही हम तय करेंगे कि भाई वो सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है। पर मैंने आपको बताया था कि बेंथम जो है वो उपयोगितावादी तो है, लेकिन कौन सा उपयोगितावादी है? निकृष्ट उपयोगितावादी है। कौन सा उपयोगितावादी है? निकृष्ट उपयोगितावादी है। और निकृष्ट उपयोगितावादी होने का मतलब क्या है? कि भाई वो सुखों में गुणात्मक अंतर नहीं मानता, वो सुखों में केवल और केवल मात्रात्मक अंतर मानता है। सुखों में कैसा मानता है? केवल मात्रात्मक अंतर। वो सुखों में गुणात्मक अंतर नहीं मानता, गुणात्मक अंतर मानता है J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जो हमने कल चर्चा की थी उत्कृष्ट उपयोगितावाद और निकृष्ट उपयोगितावाद पढ़ते समय। तो जब उससे पूछा गया कि भाई सुखों में केवल मात्रा भेद होता है, तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन से सुख की मात्रा कम है और कौन से सुख में ज्यादा मात्रा है? हम सुखों का पता कैसे लगाएं कि कौन से सुख से ज्यादा लोगों का भला होगा, कौन से सुख से ज्यादा मजा आएगा, कौन सा सुख मात्रा में ज्यादा बड़ा है? तो इसके लिए बेंथम ने एक हेडोनिक कैलकुलस की गणना की, हेडोनिक कैलकुलस बनाया या फेलिसिक कैलकुलस बनाया, जिसको कहते हैं सुखवादी मापक यंत्र कह दो या सुखवादी कलन कह लो। तो इसका क्या है? सुखवादी मापक यंत्र है, सुखवादी मापक यंत्र। तो वो मापक यंत्र क्या है? तो बेसिकली मापक यंत्र का मतलब यह है कि यह कहता है कि इसने 7 पैरामीटर बनाए। इसने क्या कहा कि भाई, इसने क्या कहा? 7 कारक इसने शामिल किए, 7 कारक। और ये कहा कि भाई जो इन 7 कारकों के आधार पर हम तय करेंगे कि कोई भी सुख अच्छा है कि खराब है, कोई भी सुख कितनी कौन सी जब भी हम सुखों का मूल्यांकन करेंगे तो ये 7 चीज हम उसमें देखेंगे। तो कौन कौन सी 7 चीज देखेंगे? तो सबसे पहली चीज जो उसने बताई, वो बताई उसने तीव्रता।
क्या बताई? तीव्रता। तीव्रता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। तो उनसे पूछा कोई तीव्रता, तो तीव्रता का इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का मतलब यह है कि किसी भी सुख में कितनी तीव्रता है उसके आधार पे हम तय करेंगे। जैसे एक आप बिना मसाले का भोजन कर रहे हो, आपकी भूख तो मिट रही है लेकिन आपको उतना मजा नहीं आ रहा। एक बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन है जिसमें खूब सारे मसाले हैं, लहसुन, प्याज, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, लौंग और जाने क्या क्या है, और आपको ज्यादा मसालेदार भोजन यदि पसंद आता है तो आपको ज्यादा मसालेदार भोजन में ज्यादा स्वाद आएगा। ठीक है। जैसे कोई बहुत ज्यादा भूखा है, बहुत ज्यादा भूखे व्यक्ति को एक ब्रेड मिल जाए खाने को तो ठीक है, उसको सुख तो मिल रहा है लेकिन उसमें उतना तीव्र नहीं मिल रहा। वही उसको बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट फुल भरपेट खाना मिल जाए तो उसको मजा ही आ जाएगा। उसके सुख की तीव्रता कहां पे चली जाएगी आप सोच नहीं सकते। जैसे कफन कहानी को उदाहरण करो, प्रेमचंद की जो कफन कहानी है उसमें घीसू और माधव को 20 साल बाद भरपेट खाने को मौका मिलता है। कब? जब वो अपनी पत्नी के लिए कफन लेने जाते हैं। और वो क्या करते हैं? पहले भरपेट शराब पीते हैं और फिर भरपेट खाना खाते हैं। तो उस सुख उनका कितना तीव्र है, तो उसमें तीव्रता है। वहीं यदि वो मान लो कोई आलू खा रहे थे कहानी की शुरुआत में, भुने हुए आलू, तो उसमें सुख तो मिल रहा था लेकिन उतना तीव्र सुख नहीं था उसमें। ठीक है। ऐसे ही बहुत ज्यादा भूख किसी भी व्यक्ति को मिल रहा है, तो भूख है तो उसने एक हल्की फुल्की चाय पी ली और एक जो वो भरपेट खाना मिल गया, तो भरपेट खाना ज्यादा तीव्रता उसमें रहेगी, इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। दूसरी बात ये जो कहता है कि कोई भी सुख की मात्रा यदि देखनी है तो ये देखो कि उसकी अवधि कितनी है, ड्यूरेशन, वो कितनी अवधि तक वो सुख मिलता है। कि भाई वही सुख अच्छा है जो ज्यादा लंबी अवधि तक चले। एक तो सुख ऐसा होता है कि भाई जैसे वो कॉटन कैंडी आती है ना, कॉटन कैंडी, हमारे यहाँ तो उनको गुड़िया के बाल कहते हैं, बहुत सी जगह बुढ़िया के बाल कह देते हैं। कॉटन कैंडी जो आती है, कॉटन कैंडी स्वादिष्ट लगती है देखने में, लेकिन जीभ पे जैसे ही रखते हैं स्वाद घुल जाता है तुरंत। तो जैसे ही जीभ से गया स्वाद उसका कुछ बचा ही नहीं, तो बहुत ज्यादा देर तक उसका स्वाद ही नहीं मिलता। ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा तीव्रता नहीं है, ड्यूरेशन नहीं है। जैसे आपने चॉकलेट खाई, चॉकलेट आपको खाने का सुख क्या है? कुछ मिनटों का है। जैसे कॉटन कैंडी खाई, बहुत जल्दी सुख खत्म हो गया। लेकिन आपने मान लो आईएएस की परीक्षा पास की, तो इसका जो सुख जो मिलेगा ना, ये बहुत लंबी अवधि तक आपको मिलेगा। लोग आपसे कई सालों तक कहेंगे अरे यार वो टॉपर था, वो टॉप 10 में आया था, वो टॉप 50 में था, अरे यार वो आईएएस। तो ये बेंथम क्या कह रहा है कि वही सुख ज्यादा अच्छा है जो लंबी अवधि तक चले। ऐसा नहीं कि 2 मिनट मिला और खत्म, नहीं, लंबे टाइम तक चलने वाला सुख चाहिए हमें तो भाई। तीसरी चीज वो कह रहा है कि वही सुख अच्छा है जो कि निश्चितता जिस सुख में हो, जिस सुख में क्या हो? निश्चितता हो। जो कि सुख कैसा हो? निश्चित हो, जिस सुख में निश्चितता हो। निश्चितता को अंग्रेजी में कहते हैं सर्टेनिटी। निश्चितता जिस सुख में हो, जैसे कि हाथ की एक चिड़िया बेहतर है झाड़ी की 2 चिड़ियाओं से। बात समझ में आ रही हो कि भाई निश्चितता का मतलब कि जो निश्चित सुख मिलेगा। इसीलिए ज्यादातर लोग आपने देखा होंगे ना, सरकारी फंडों में ज्यादा पैसा जमा कराएंगे और बाजार में पैसा, वो रिस्क लेने वाली व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो वो करेंगे। जैसे यदि आप लॉटरी की टिकट खरीदो तो कोई निश्चित नहीं है कि आपको सुख मिलेगा, लेकिन यदि आप एफडी कराओ तो निश्चित है कि आपको पैसा वापस मिलेगा। तो सुख वाली बात है कि भाई क्या है, जैसे आप रोजीना योग करते हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो, तो निश्चित है आपको मानसिक शांति मिलेगी, जित कम मिले चाहे मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन आपने लॉटरी में पैसा डाला है तो जरूरी नहीं आपको सुख मिले। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो निश्चित सुख इनको चाहिए कि भाई हाथ की एक चिड़िया अच्छी है झाड़ी की 2 चिड़िया से। दूसरी है, चौथी जो चीज है वो क्या है? निकटता, प्रॉक्सिमिटी। भाई जो सुख हमारे जितने करीब है, जो सुख हमारे जितने करीब है वो उतना अच्छा है। यानी कि यदि 5 मिनट में सुख मिलने वाला है तो वो अच्छा है, बजाय 10 साल बाद जो सुख मिलेगा। जैसे ऑफिस में प्रमोशन होने वाला है, आपका प्रमोशन हो गया और उसके आधार पे आपने विदेश यात्रा का सपना देख रहे हो, और विदेश यात्रा का सपना 10 साल बाद होगा, तो इसका मतलब फिलहाल जो तुम खुशी मना रहे हो उस खुशी को मना लो, वो ज्यादा बढ़िया है। तो कोई भी सुख आपके कितने ज्यादा नजदीक है, कितनी जल्दी आपको सुख मिलने वाला है, तो फिलहाल वर्तमान में जो सुख मिल रहा है ना वो अच्छा है।
बात समझ में आ रही है? भविष्य को भूल जाओ। पांचवा जो सुख है वो है उत्पादकता। उत्पादकता, उत्पादकता को अंग्रेजी में कहते हैं फिकंडिटी। फिकंडिटी, FECUNDITY। उत्पादकता, उत्पादकता का मतलब, वैसे फिकंडिटी का मतलब क्या होता है? महिलाओं के लिए ये बेसिकली काम में आता है कई बार कि भाई कोई भी एक महिला जो है, फीमेल जो है, अपने बायोलॉजिकल पीरियड में जिस समय वो बच्चे पैदा कर सकती है, तो उस उम्र में कितने बच्चे पैदा कर सकती है, कितना तो उसकी उत्पादकता कहते हैं। यानी कि किसी भी सुख से कोई ऐसा सुख ज्यादा अच्छा है जो सुख और कई सारे सुखों को जन्म देता है। जैसे IAS बनने का सुख, आप UPSC की परीक्षा पास करोगे, आप IAS भी बनोगे, अच्छे घर तो नौकरी भी मिलेगी, छोकरी भी मिलेगी, अच्छा खासा दहेज भी ले लेंगे बहुत सारे लोग, और जीवन भर सुख मिलेगा। हजारों सम्मान फ्री में मिल जाएगा। कई बार कोचिंग वाले बुला रहे हैं, इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, अखबार वाले इंटरव्यू ले रहे हैं, टीवी वाले ले रहे हैं, तो नौकरी मिलेगी, सम्मान मिलेगी, आत्मनिर्भरता मिल जाएगी, रईसों जैसा जीवन होगा, लाट साहब बन जाओगे, फिर आप भ्रष्टाचार करने का मौका भी मिलेगा यदि करना चाहो तो। ठीक है, वैसे नहीं करना चाहिए, गलत बात है, पर कुछ होते। तो उत्पादकता, कोई सुख जो है वो कितने सारे सुखों को जन्म देता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? छठवां है शुद्धता। भाई ऐसा सुख चाहिए जिसमें दुख नहीं मिला हुआ हो, प्योर सुख चाहिए। जो जितना प्योर सुख होगा उतना अच्छा। तो सुख कैसा होना चाहिए? शुद्धता उसमें होनी चाहिए, प्योरिटी। वही सुख ज्यादा अच्छा है जो कि एकदम शुद्ध है। जैसे बहुत से लोग, कुछ लोग मछली खाते हैं, कुछ लोग मुर्गा खाते हैं, कुछ दोनों को खाते हैं। अब मछली में कांटे हैं तो उसमें दिक्कत होती है मछली खाने में, लेकिन मुर्गे में कोई कांटा नहीं है तो मुर्गा खाने में ज्यादा मजा आएगा। जबकि मछली खाने में कांटों का दुख है, क्या कांटे आ जाते हैं, तो उस सुख में थोड़ा सा दुख मिल गया है। किसका दुख मिल गया? कांटों का मिल गया है। ठीक है, हालांकि मैं तो शाकाहारी हूं लेकिन फिर भी एक बात बताऊं तो ऐसे और भी कई सारे सुख देख लो ना। जैसे और क्या उदाहरण होंगे? जैसे मछली में कांटा है, मुर्गे में नहीं होता है, और भी कई सारे दुख हो सकते हैं, सुख हो सकते हैं जिनमें कि दुख मिला हुआ होता है। जैसे कि शादी, ठीक है, शादी कर ली, आपको इस बात का सुख है कि भाई चलो जीवन साथी मिल जाएगा, मिल बांट करके सारी समस्या सॉल्व कर लेंगे, जो पहले कभी थी नहीं उन समस्याओं को सॉल्व करेंगे। मतलब तो फिर जैसे शादी है, शादी करते हैं तो शादी से कुछ फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। तो यही वाली बात है, तो दुख मिश्रित सुख है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा विवादास्पद हो सकता है शादी वाला उदाहरण, पर ठीक है, आपको मजे के लिए बताया था केवल। और सातवां उदाहरण क्या है? विस्तार। कोई भी दुख कितने लोगों को सुख देता है, कोई भी। अब यही जो सातवां जो पॉइंट है ना, विस्तार, एक्सटेंसिटी, इस सातवें पॉइंट नहीं, विस्तार नहीं, कि भाई वही सुख ज्यादा अच्छा है जो एक की वजह ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख देता है। एक व्यक्ति के सुख से अच्छा है अधिकतम व्यक्तियों का सुख। इस एक बिंदु ने, इस एक पॉइंट ने, यदि इसने सातवां पॉइंट नहीं बोला होता तो ये भी अरिस्टिपस होता, ये भी चार्वाक होता, ये भी हॉब्स होता। लेकिन केवल और केवल जब जैसे इसने सातवां पॉइंट बोल दिया, इस सातवां पॉइंट बोलते ही ये उपयोगितावाद में आ जाता है। बाकी की सारी बातें तो किसी ना किसी तरीके से चार्वाकों ने बोली है। ठीक, तो ये एक तरीके से क्या है? कैलकुलस है, कलन करने का है कि इन 7 पैमानों पर तोल करके देख लो किसी भी सुख को, और जो भी सुख इन 7 पैमानों पर सबसे ज्यादा खरा उतरता है वही सुख सर्वश्रेष्ठ है, वही सुख सबसे ज्यादा शुभ है। तो बेसिकली एक मापक यंत्र उन्होंने बता दिया। और ये क्या है कि ताकि आप जब जीवन में निर्णय लो तो तार्किक निर्णय ले सको, अपने निर्णय को गुणात्मक बना सको। तो बेसिकली उसका जो ये सुखवादी मापक यंत्र है, ये केवल व्यक्तिवादी सुख पे केंद्रित नहीं है, ये अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पे केंद्रित है। इसका मतलब यह है कि कोई कार्य या कानून नैतिक रूप से तब सही होगा जब समाज के बहुत सारे लोगों के लिए या समाज के एक बड़े हिस्से के लिए वो क्या लेकर के आएगा? खुशी लेकर के आएगा। भले इससे कुछ लोगों को दुख या असुविधा हो रही है, पर ठीक है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख चाहिए ना हमें तो। ठीक है, बेसिकली इस सातवें सिद्धांत की विस्तार की वजह से ही बेंथम की गणना जो है वो उपयोगितावाद में होती है। यदि नहीं होती, ये नहीं होता, तो बेसिकली इसकी गणना किसमें होती? और जो है वो सुख स्वार्थमूलक सुखवाद में होती। ठीक, बात समझ में आ गई। इसके अलावा इसने एक सिद्धांत और दिया है, और उस सिद्धांत को और देख लेते हैं। उसको हम कहते हैं न्याय का सिद्धांत। उसको हम क्या कहते हैं?
न्याय का सिद्धांत, तो वो भी हम देख लेते हैं। यदि इसमें से कहीं भी कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट है इसकी न्याय का सिद्धांत। तो इसका न्याय का सिद्धांत क्या है? देखिए, ये व्यक्ति जब था, देखो किसी भी दार्शनिक की विचारधाराओं को समझना है तो उसके समय की देश का, वो जिस समय था उस समय की देश काल परिस्थितियों को समझ जाओगे तो अच्छे से उसके विचारों को समझ जाओगे। उस समय के इंग्लैंड के समाज को देख लोगे तो आप उसके न्याय के सिद्धांत को भी समझ जाओगे। जिस समय ये इंग्लैंड में था उस समय इंग्लैंड में जमींदारी प्रथा खूब ज्यादा थी। आप बहुत सारे भारत के मूर्ख लोगों को ये लगता है कि भाई ठाकुर साहब जमींदार जो है वो भारत में ही है, नहीं। अंग्रेज अपने आप को लॉर्ड कहलाना क्यों पसंद करते हैं? भारत में जब आए थे उपनिवेश था और उस लॉर्ड से ही क्या बन गया? लाट साहब। क्योंकि भारत के लोग लॉर्ड बोल नहीं पाते थे तो लाट साहब बोलते थे। तो भारत में आकर के सरकारी वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे अपने आप को लॉर्ड कहलवाना क्यों पसंद करते थे? क्योंकि लॉर्ड का मतलब इंग्लैंड में होता था जमींदार व्यक्ति, और जमींदार व्यक्ति मतलब कुलीन तंत्र। टाइटैनिक फिल्म देखी आपने? किस तरीके से उसमें कुलीन तंत्र दिखाया गया है कि कैसे अमीर लोगों की कैसी जिंदगी है, गरीब लोगों की कैसी जिंदगी है। कि पहले अमीर लोगों को वोटों से जहाज उब रहा है तो पहले अमीरों को बचा रहे हैं, गरीबों को लॉक करके बंद कर दिया है, तुमको बाद में बचाएंगे। ठीक है, तो उस समय इंग्लैंड में ऐसी हाल चल रहा था, यानी कि जमींदारों के लिए बहुत सारे कानून थे, हर चीज उनके पक्ष में बनती थी, और बेचारे गरीबों के लिए कुछ नहीं था, उनका शोषण होता था। ठीक है, और उस समय जब उनका जब शुरुआत में जब ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो बना था ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सारे के सारे कुलीन तंत्र के लोग ही जाते थे, ये सब लॉर्ड ही जाते थे, लाट साहब, इसीलिए उसका नाम था हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जमींदारों का सदन। अब तो ठीक है, इतने सालों के उसके बाद उसमें सुधार हो गया है, उस समय ऐसा था। तो इसीलिए उसने एक प्रसिद्ध वाक्य का, उसने प्रसिद्ध कथन दिया, और क्या कथन दिया कि प्रत्येक व्यक्ति का महत्व केवल एक व्यक्ति का महत्व है। उसने क्या कहा? एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, एक व्यक्ति इक्वल टू एक व्यक्ति। फिर चाहे वो राजा हो तो राजा इक्वल टू रंक, अमीर इक्वल टू गरीब, सबको हम एक ही गिनेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई तुलना करेंगे हम, नहीं 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 नहीं, नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का सुख समान रूप से मायने रखता है। बेंथम ने क्या कहा? प्रत्येक व्यक्ति का सुख समान रूप से मायने रखता है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। और इसी न्याय के सिद्धांत ने नैतिकता की बात कही या लोकतांत्रिक विचारधारा की बात कही। इसने समतावादी रूप दिया और इसको एक वैज्ञानिक रूप दिया। ठीक है, तो बेसिकली उसका ये कहना था कि जब भी हम अधिकतम व्यक्तियों के सुखों की गणना करेंगे तो किसी भी व्यक्ति की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को महत्व नहीं देंगे। अमीर व्यक्ति का हित उतना ही गिना जाएगा जितना कि गरीब व्यक्ति का। क्योंकि भाई जैसे ये सिद्धांत दिया ना, इस सिद्धांत से लोकतांत्रिक विचारधारा आती है कि भाई सभी के वोट का, सभी व्यक्तियों के वोट का मूल्य क्या होगा? एक होगा। देखो पश्चिम जो बहुत बड़ा हीरो बनता है, हमको ऐसा लगता है कि पश्चिम में महिलाओं को बहुत ज्यादा आजादी है, पश्चिम में महिलाएं बहुत ज्यादा आजाद है। आज की पागल नई जनरेशन को तो खासतौर पे ये लगता है, जो मूर्ख जो जनरेशन आ रही है, जो पढ़ाई लिखाई करती नहीं और सोशल मीडिया की दुनिया में डूबी रहती है, उसको ये लगता है कि भाई वेस्टर्नाइजेशन होना, या पश्चिम में तो महिलाओं को जाने कितनी आजादी है, पश्चिम का जीवन तो जाने कितना अच्छा है। जबकि सच बात यह है कि पश्चिम के जो सबसे सुंदर देश जैसे स्विट्जरलैंड भी है ना, उसमें महिलाओं को वोटिंग राइट मिले 1973 में। इंग्लैंड में भी 19वीं सदी में, 20वीं सदी में आकर के महिलाओं को वोटिंग राइट दिए। जबकि वो कहते क्या है कि हमारे यहाँ तो लोकतंत्र 1668 से चल रहा है, हमारे यहाँ तो संसद जो है वो 1668 से पहले से ही चल रही है। जबकि हमने आजाद हुए और जैसे ही हमारे यहाँ सरकार वो संविधान लागू हुआ, हमने प्रत्येक 21 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को हमने वोटिंग राइट दे दिए। हमने स्त्री पुरुष ट्रांसजेंडर ऐसा कोई भेदभाव ही नहीं किया। जबकि पश्चिम में महिलाओं को बहुत बाद में वोटिंग राइट्स मिले। कितने सारे देशों को बहुत की महिलाओं को बहुत बाद में वोटिंग राइट्स मिले। कि वहां पे कैसी कैसी प्रथाएं महिलाओं को लेकर के चलती रही हैं। जब लोगों को सच्चाई में पता चलेगा तो पता चलेगा कि पश्चिम उतना भी आधुनिक नहीं है जितना हमको आधुनिक दिखता है। बहुत कई सारे मामलों में भारतीय समाज कई गुना ज्यादा आधुनिक है, महिलाओं के मामले में कह रहा हूं। क्योंकि आजकल महिलाओं को लेकर के खूब वाद विवाद हो रहा है ना, जैसे प्रेमानंद जी महाराज के लेकर के और बहुत सारे लोगों को लेकर के जो विवाद जो हो रहा है वो। तो उदारवाद जब हम पढ़ेंगे
तब मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि वर्तमान में जो सोशल मीडिया के जो लिबरल्स हैं, न्यूज चैनल पर जो लिबरल जो आते हैं, जो अपने आप को उदारवादी कहते हैं, उनमें और उदारवादी विचारधारा में कितना अंतर है। जैसे मैंने आपको एक बार भी ये भी बताया था कि सोशल मीडिया के सेकुलरिज्म में, न्यूज चैनलों के सेकुलरिज्म में और वास्तविक सेकुलरिज्म में कितना अंतर होता है। ठीक, बात समझ में आ गई। और ठीक है, यही है। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक सुधारों की बात की, बस इनके इतने ही विचार हैं। राजनीतिक सुधारों की इन्होंने बात की, गुप्त मतदान की इन्होंने बात कही, प्रेस की आजादी की बात की, वैश्य मताधिकार की बात कही, धर्मनिरपेक्षता की बात इन्होंने कही, ठीक है, चुनाव कराने की इन्होंने बात कही। फिर उसके बाद इन्होंने जेलों के सुधारों पर भी काफी कुछ इन्होंने लिखा कि भाई जेलों में भी सुधार होना चाहिए। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स, पनिशमेंट्स एंड रिवार्ड्स, शायद 1810 के आसपास लिखी, शायद 1811 में। उसमें इन्होंने जो है वो जेल में कैसे सुधार होनी चाहिए उस पर लिखी। पशु अधिकारों पे एक बारे में भी इन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि भाई जो पशुओं के साथ न्याय किया जाना चाहिए, है ना, उसमें देखा जाना चाहिए कि पशुओं को भी पीड़ा होती है। ये नहीं कि भाई पशुओं पर पशु बोल नहीं सकते, नहीं, वो उनको पीड़ा होती है, इसलिए उनके भी अधिकार होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने महिला अधिकारों की बात कही, तलाक के अधिकार की बात भी इन्होंने कही, दासता को खत्म करने की बात भी इन्होंने कही, मृत्युदंड को खत्म करने की बात भी कही, और आर्थिक उदारीकरण की बात, यानी कि लिबरल की बात इन्होंने कही। तो उदारीकरण का विचार हम पढ़ेंगे तब इसको थोड़ा सा और जान लेंगे। तो ये सारे के सारे विचार किसके हैं? जेरेमी बेंथम के हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं और अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी विवेचना हम कर लेते हैं। जेरेमी बेंथम की विवेचना समझ लो चाहे उपयोगितावाद की विवेचना समझ लो, एक ही बात है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, उपयोगितावाद के मेरिट देख लेते हैं, उपयोगितावाद के गुण देख लेते हैं, मेरिट्स। तो क्या है उपयोगितावाद की मेरिट्स, गुण क्या है? देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये मानवीय स्वभाव के अनुरूप है। उपयोगितावाद कैसा है? मानवीय स्वभाव के अनुरूप है। सबसे अच्छी बात तो इसकी यही है, मानवीय स्वभाव के अनुरूप है। भाई प्रत्येक मनुष्य क्या चाहता है? सुख चाहता है। तो ये भी यही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी और वो सुख चाहता है। ठीक, दूसरी बात, ये व्यवहारिक निर्णय लेने में सहायक है। व्यवहारिक निर्णय लेने में सहायक है। भाई व्यवहारिक निर्णय कैसे लिया? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अब जैसे कोविड आया तो भाई लॉकडाउन लगाना था, तो लॉकडाउन लगाने का मतलब यह था कि भाई कुछ लोगों को परेशानी होगी, बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी, लेकिन ज्यादातर लोगों की जान इससे बच जाएगी। तो व्यवहारिक निर्णय लेने में से मदद मिलती है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, कि भाई क्या करें, भाई ज्यादातर लोगों की जान बचानी है, कोविड है, और उसको उस समय पता भी नहीं था, वायरस की समस्याएं नहीं पता था। आज तो हम विवेचना कर सकते हैं कि वो फैसला सही था कि गलत था, ठीक है, लेकिन उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में वो फैसला बिल्कुल सही लग रहा था, ठीक है, और कई मायनों में देखा जाए तो वो सही था भी। तो वो कैसे लिया गया? इसी तरीके से तो लिया गया, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को ध्यान में रखते हुए। बहुत सारे लोगों को इससे असुविधा हुई, लेकिन बेसिकली उससे लाभ ही हुआ। इसके अलावा इससे सामूहिक नैतिकता का आधार बनता है। भाई सामूहिक नैतिकता, भाई समाज के लिए क्या नैतिक है? चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, बैंक नहीं लूटना, मर्डर नहीं करना। तो सामूहिक नैतिकता का आधार ये बनता है कि भाई यदि ऐसा करेंगे तो पूरे समाज को ही नुकसान हो जाएगा। तो ये सामूहिक नैतिकता का भी आधार जो है वो ये बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा नीति निर्माण, नीति निर्माण में भी सहायक है ये। भाई आपको नीति बनानी है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर कानून बनाने हैं, तो ठीक है, बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी होगी, चालान भरने में परेशानी होगी, बहुत सारे बहुत गरीब लोग होते हैं बेचारे, चालान नहीं भर पाएंगे, लेकिन अंततः ये ज्यादातर लोगों को फायदा ही करेगा, बहुत सारे लोगों की जान ही बचाएगा। ठीक है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो पता था भाई देश का कुछ नुकसान होगा, लेकिन अंत में क्या होगा, इससे ज्यादातर लोगों का भला ही होगा। आधार कार्ड की नीति लेकर के आई सरकार, इसलिए लेके आई भाई प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट पहचान मिलेगी। ठीक है, सामाजिक योजनाएं गरीबों तक पहुंचाने में इससे मदद मिलेगी, और जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ट्रैफिक नियम मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ये है ना। दूसरी बात, ये मानवीय संवेदनाओं के अधिक निकट है उपयोगितावाद। दूसरी बात यह है कि ये रिजिड नियमों में बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, इसमें परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है। तो ये सारी की सारी बातें हैं, तो इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी सराहना कर सकते हैं, ये इसके गुण हैं। अब इसकी हम थोड़ी सी आलोचना कर लेते हैं ना।
आलोचना क्या है कि आलोचना ज्यादा लिखने के लिए आती है, गुण कम लिखने के लिए आते हैं। ये तो है ही, दुनिया जो है वो लोग अच्छाई को कम देखती है, बुराई को ज्यादा देखती है। ऐसे ही उपयोगितावाद में भी है। उपयोगितावाद में भी लोग कोई भी विचार हो, उसके गुण तो कम पूछे जाते हैं एग्जामों में, उनकी आलोचनाएं खूब पूछी जाती हैं। ठीक है, या समालोचना जिनको हम कह देते हैं, या लिमिटेशंस हम उनको कह देते हैं, या डिमेरिट्स हम उनको कह देते हैं। हम कहेंगे लिमिटेशन, सीमाएं। तो उपयोगितावाद की सीमाएं हम देख लेते हैं। सबसे पहली सीमा क्या है कि गुण वर्सेज मात्रा। भाई उपयोगितावाद केवल मात्रा की बात करता है, क्वालिटी की बात, क्वांटिटी की बात करता है, क्वालिटी की बात नहीं करता। ठीक है, एक सेकंड देना मेरे को, है ना। माफी चाहूंगा। तो ये केवल क्वांटिटी की बात करता है, क्वालिटी की बात ही नहीं करता। और इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल जो है उसकी आलोचना करता है। लास्ट क्लास में मैंने इसकी आलोचना आपको की हुई थी, है ना, कि भाई जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि भाई संतुष्ट सुअर होने से अच्छा है संतुष्ट मनुष्य होना, और संतुष्ट मनुष्य होने से अच्छा है संतुष्ट सुअर होना। ठीक है। दूसरी बात, व्यक्तिगत अधिकारों की इसमें उपेक्षा हो सकती है, क्योंकि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात हम कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक। अब हम कुछ मतलब कि आलोचना तो है ही है, कुछ विचारकों के नजरिए से इसकी आलोचना कर लेते हैं। जैसे बर्नार्ड विलियम्स। बर्नार्ड विलियम्स। तो बर्नार्ड विलियम्स ने इसकी आलोचना की है, और कैसे की है, कैसे आलोचना करते हैं, विचारकों के नजरिए से हम आलोचना करते हैं कि भाई देखो ये क्या करता है, ये परिणाम को महत्व देता है। ये केवल और केवल किसको महत्व देता है, परिणाम को महत्व देता है। ये कर्तव्य को महत्व नहीं देता, ये कर्ता की मंशा को महत्व नहीं देता। जैसे यदि किसी एक निर्दोष आदमी को मारने से 10 लोगों की जान बचाई जा सकती है, 100 लोगों की जान बचाई जा सकती है, तो उपयोगितावाद इसको नैतिक ठहराएगा कि भाई बिल्कुल नैतिक है। लेकिन जबकि ये नैतिक अंतर्दृष्टि के बिल्कुल खिलाफ है कि भाई तुम किसी निर्दोष को मार कैसे सकते हो, इससे तो व्यक्तिगत अधिकार को चल जाएंगे, इससे तो न्याय का सिद्धांत को चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे एक और उदाहरण उसने दिया, जैसे मान लो कि सपोज करो आप हो और आप कार लेकर के जा रहे हो, हाईवे पे चल रहे हो, फुल स्पीड में चल रहे हो, या मान लो कि आप एक ट्रेन चला रहे हो और आप लोको पायलट हो, ट्रेन के ड्राइवर हो, ट्रेन को लेकर के आप जा रहे हो, ट्रेन फुल स्पीड में चल रही है, 100 की स्पीड में चल रही है। मान लो सामने 2 ट्रैक है, एक ऐसा ट्रैक है जिसपे एक बच्चा है और दूसरा ऐसा ट्रैक है जिसपे 5 बच्चे हैं। दोनों में से कोई भी हट नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति है, या तो एक बच्चे को मारना पड़ेगा या 5 को मारना पड़ेगा, केवल यही सिचुएशन है। तो उपयोगितावाद क्या कहेगा कि एक को मार दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जबकि जो खेल रहा है वो ऐसे ट्रैक पे खेल रहा है जो कि बंद है, जबकि 5 ऐसे ट्रैक पे खेल रहे हैं जो कि चालू ट्रैक है। लेकिन फिर भी उपयोगितावाद क्या कहेगा, नहीं एक को मार दो, क्योंकि तुमको नियम नहीं देखना है, परिणाम देखना है। जबकि नियम के हिसाब से तो वो यदि जो क्लोज जो ट्रैक है उस बंद ट्रैक पे यदि खेल रहा है तो ज्यादा गलत बात नहीं है, जबकि वो तो खुले ट्रैक पे खेल रहे हैं जो कि आवागमन के लिए चालू है। ठीक है। तो भाई वो बर्नार्ड विलियम्स पूछते हैं तो आप क्या करोगे भाई, आप एक को मार दोगे, 5 को मार दोगे, आप करोगे क्या, आप खुद लीवर खींचोगे क्या? तो व्यक्ति कई बार ऐसे मामलों में नहीं मार पाता। जैसे आपने फिल्म देखी होगी वो जोकर वाली फिल्म है ना एक, हाँ बैटमैन वाली, द डार्क नाइट। उस फिल्म में क्या होता है, जोकर क्या करता है कि 2 नावों पर, एक नाव पे तो अपराधी है और एक नाव पे सामान्य आदमी है। दोनों नावों पर ये सूचना पहुंचाता है कि भाई दोनों नावों के पर बम बने हुए हैं, या तो तुम दूसरी नाव को उड़ा दो या दूसरी नाव को उड़ा दो। भाई वो तो वैसे ही अपराधी हैं, वो तो वैसे ही मरेंगे, तुम उनको मार दो तुम बच जाओगे। और अपराधियों से कहते हैं कि तुम तो वैसे ही अपराधी हो, तुम तो वैसे ही लोगों को मारते हो, तुम उनको मार दोगे तो तुमको क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन तुम बच जाओगे। ठीक है। या बैटमैन के पास ये मौका है कि वो जोकर को मार देगा तो 100 लोगों की जान बच जाएगी, लेकिन उपयोगितावादी तो कहेगा कि भाई ठीक है मार दो ना, जोकर को मारने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो बैटमैन है, बैटमैन ने अपना नैतिक एक स्टैंड बना रखा है, और वो क्या है कि वो किसी की जान नहीं लेगा। तो जब व्यक्ति की जो एक नैतिक एजेंसी है, व्यक्ति के ऊपर जो एक प्राकृतिक जो दबाव है, जो व्यक्ति की खुद की नैतिक एजेंसी है, वो उसको गलत काम नहीं करने देती है। यही बात कौन कहता है, बर्नार्ड विलियम्स कहते हैं। अब कांट भी इसकी आलोचना करेंगे। कांट क्या कहेंगे भाई, कांट की बात भी सुन लो। कांट क्या कहता है कि भाई नैतिकता का मूल्य
परिणाम से आप निर्धारित ही नहीं कर सकते, उसका तो तय होता है कर्तव्य से। क्योंकि उपयोक्तावाद दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को कैसे देखता है? साधन के तौर पे देखता है। वो तो ये देखता है कि ये जो साधन है इनसे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। जब तुम प्रत्येक व्यक्ति को साधन के रूप में देखते हो तो भाई इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो ये मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। क्योंकि कांट क्या कहता है कि दुनिया का प्रत्येक मानव अपने आप में साध्य है, साधन नहीं है, अपने आप में साध्य है। जैसे अवेंजर फिल्म आपने देखी है? अवेंजर फिल्म में टोनी स्टार को वो मारने वाला होता है, कौन? थानोस। जब मारने वाला होता है तो वो उससे कहता है कि या तो मैं इसको मार दूंगा, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है या फिर टाइम मणि दे दे, टाइम स्टोन दे दे, तो वो टाइम स्टोन दे देता है। उसको पता है कि भाई टाइम स्टोन देने से लाखों लोगों की, लाखों अरबों लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि वो तो आधे ब्रह्मांड को मारना चाहता है, आधी दुनिया को मारना चाहता है। लेकिन कांट ने जो निर्णय लिया, वो सॉरी डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो निर्णय लिया, वो कर्तव्य पे आधारित था, परिणाम पे आधारित नहीं था। उसकी ड्यूटी थी उस व्यक्ति की जान बचाना, उसने उसकी जान बचा ली। तो वो ऐसे दिखाता है कि वो कांट के दर्शन के अधिक नजदीक है। ठीक बात समझ में आई? और वैसे ही मैंने नाव वाला उदाहरण दिया था जोकर में कि भाई इसकी नाव को उड़ाए कि इसकी नाव को उड़ाए। ठीक है, अब देखिए कांट का एथिक्स क्या कहता है। कांट का एथिक्स ये कहेगा कि भाई दोनों में से किसी की भी नाव को नहीं उड़ाया जा सकता, एक भी व्यक्ति को नहीं मारा जा सकता, नियम तो यह है। जबकि उपयोक्तावाद क्या कहता? उपयोक्तावाद कहता कि यार ठीक है ना, ये तो वैसे भी क्रिमिनल है, ये तो वैसे बाहर निकल गए तो और लोगों को मारेंगे, इससे अच्छा तो इनको मार ही दो। लेकिन कांट कहता है कि भाई नहीं कर सकते, इसीलिए उस फिल्म में भी दिखाते हैं कि वो दोनों में से कोई भी बटन नहीं दबाता है। तो इसका मतलब क्या है? कांट की नैतिकता उसमें दिखाई गई है कि कांट की नैतिकता उसमें जीती। ठीक, तीसरे एक और व्यक्ति हैं जो कि इसकी और आलोचना करते हैं, वो है रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक नोजिक रॉबर्ट नोजिक क्या कहते हैं? रॉबर्ट नोजिक कहते हैं कि भाई यदि सुख ही मूल्यवान होता, भाई केवल सुख ही है, तो कहते हैं कि भाई ठीक है, हम एक सिमुलेशन की दुनिया बना देते हैं। जैसे द मैट्रिक्स एक फिल्म है ना, तो एक उसमें सिमुलेशन में सब कुछ चल रहा है, एक सिमुलेशन की दुनिया बना देते हैं। तुमको एक ऐसी मशीन में डाल देते हैं, ऐसी नकली दुनिया में, जहां तुम आईएएस हो, जहां तुमको मनचाही पोस्टिंग मिल रही है, मनचाहे ट्रांसफर मिल रहे हो, तुम मनचाहे कार्य कर रहे हो, मनचाहे पैसे कमा रहे हो, लेकिन हर चीज नकली है। तो क्या कोई भी आईएएस जो अभ्यर्थी है, यूपीएससी का अभ्यर्थी है, वो उस मशीन में जाएगा? नहीं जाएगा। उसको पता है सब कुछ नकली है। वो कहेगा कोई बात नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा जीवन में, पर मैं रहूंगा असलियत में ही। वो नकलियत में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको नकलियत में जाने से सुख मिलेगा, लेकिन वो उस नकलियत में जाना ही नहीं चाहता। ठीक बात समझ में आ रही? इसका मतलब यह है कि व्यक्ति कई बार ऐसा होता है कि नकली सुख की तुलना में असली दुख को महत्व दे देता है। वो नकली सुख की तुलना में असली दुख को में जो है वो रहना पसंद करता है। कि भाई इसका मतलब क्या है? कई बार आदमी ऐसा होता है कि वो सच्चाई का सामना करता है, भागता नहीं। इसलिए आत्मसम्मान हो गया, ठीक है, बलिदान हो गया, करुणा, दया, ये सारी चीजें बहुत उच्च स्तर की चीजें हैं, और सुख के लिए इन सब चीजों की बलि नहीं दी जा सकती। ये कौन कहता है? रॉबर्ट नोजिक कहता है। और जेएस मिल की आलोचना तो कल हमने देख ही ली थी, लेकिन फिर भी हल्का सा बता देता हूं। हालांकि जेएस मिल को हम कल पढ़ेंगे। भाई जैसे मिल पूछता है बेंथम से, तुम मैं कह रहा हूं कि भाई सभी सुख समान है, तो भाई एक बात बताओ, खाना खाना और क्लासिकल संगीत सुनना, दोनों में कोई अंतर है कि दोनों बराबर सुख है? ठीक है, जैसे तो वो क्या कहेगा कि भाई दोनों सुखों में क्या केवल मात्रा का अंतर है, जबकि क्या है? बेसिकली गुण का भी अंतर है। क्योंकि क्लासिकल संगीत सुनना है ना, बहुत बहुत बौद्धिक स्तर की बात है, हर किसी के बस की बात ही नहीं है, उच्च कोटि का सुख है। जैसे कल भी मैंने आपको फिल्मों के उदाहरण से बताया था कि कुछ फिल्मों को देखना मतलब हायर प्लेजर है, बौद्धिक सुख है। देखो जेएस मिल के हिसाब से बात कही जाए तो आप यदि किसी की स्तर देखना चाहते हो, किसी का मानसिक स्तर क्या है, तो ये देख लो कि वो किस तरीके के जोक्स पर हंसता है, किस तरह की बातों पर हंसी उसको आती है। तो इससे उसका बौद्धिक स्तर पता चलता है कि वो क्या है। और बौद्धिक स्तर तय करता है व्यक्ति को, व्यक्ति के सुखों को। एक व्यक्ति को मजा आ रहा है दिन रात रिसर्च करने में, 18 घंटे काम कर रहा है, लेकिन रिसर्च में लगा हुआ है, उसको अपने देश के लिए मिसाइल बनानी है, उसको अपने देश के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है। एक व्यक्ति है जो कि बस सो रहा है, उसको सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ, बस सोने में मजा आ रहा है। और एक व्यक्ति को उसमें मजा आ रहा है कि बस छुट्टी मिल जाए, खाना खा लूं, सो जाए बस। एक उपयुक्तवाद की जो सबसे बड़ी जो आलोचना होती है वो क्या होती है, जिसको आधुनिक आलोचना भी कहते हैं, कि वो क्या है कि जब ये अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है ना,
तो ये बहुसंख्यक के सुख की बात करता है, अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज करता है। तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का नुकसान इससे हो सकता है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का नुकसान इससे हो सकता है। भाई इससे क्या हो सकता है, दुनिया के कितने सारे ऐसे देश हैं जहां पे बहुसंख्यक आबादी ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रखा है, जो कि बहुसंख्यक आबादी भूल जाती है, चाहे किसी धर्म की हो, जाति की हो, किसी नस्ल की हो, किसी रंग की हो, क्या फर्क पड़ता है। बहुसंख्यक होना ताकत नहीं है, जिम्मेदारी है। जहां हर व्यक्ति को ये लगे कि ये देश मेरा उतना ही है जितना और किसी का है, तो वहीं पर सच्चा लोकतंत्र है। और यही हमारे संविधान की आत्मा है, भारतीय संविधान की आत्मा इसी के लिए है, क्योंकि भारत में सबके लिए न्याय, सबके लिए गर्मा है। लोकतंत्र को भी एक तरीके से अल्पसंख्यकों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि अल्पसंख्यक लोग लोकतंत्र में अपनी सरकार बनवा नहीं सकते, बहुत कठिन है। ठीक है, और बहुत कठिन क्यों है? जैसे भाई कोई भी देश को ले लो, जैसे आप अमेरिका को लो, यूएसए में 200 सालों के इतिहास में केवल एक अश्वेत प्रधानमंत्री हुआ है, वो राष्ट्रपति हुआ है, केवल एक, बराक ओबामा। इसके अलावा आज तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं अमेरिका में, सबके सब पुरुष हुए, सबके सब क्रिश्चियन हुए, सबके सब गोरे हुए। 200 सालों के इतिहास में कह रहा हूं, जबकि केवल एक काला राष्ट्रपति बना इतने सालों में। जबकि भारत को यदि आप देखोगे तो भारत 1947 में ही आजाद हुआ है, 1950 में संविधान लागू हुआ है, और भारत में महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी है, अल्पसंख्यक समुदाय का भी प्रधानमंत्री रह चुका है, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है वो क्या गरीब व्यक्ति भी प्रधानमंत्री रह चुका है, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे। मनमोहन सिंह जी अल्पसंख्यक सिख समुदाय से आते थे, वो भी प्रधानमंत्री रह लिए। तो ऐसा नहीं है। भारत में आप राष्ट्रपति देखो, भारत के राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति भारत में हुए, बिल्कुल हुए। ठीक है, क्या भारत में पारसी जज हुए? बिल्कुल हुए। मुस्लिम जज हुए? बिल्कुल हुए। सुप्रीम कोर्ट के जज की बात मैं कर रहा हूं। तो बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं। लेकिन यदि इसकी तुलना आप आसपास के देशों से देख लो, पाकिस्तान को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, क्या हो रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश में? हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों का जबरन धर्मांतरण हो रहा है। उनकी बच्चियों को उठा ले जाते हैं, मंदिरों पे हमले कर देते हैं, मंदिरों को तोड़ देते हैं। वहां पे एक कानून बना हुआ है, ब्लास्फेमी लॉ, और उस कानून का इतना दुरुपयोग करते हैं और उस कानून के आधार पर अल्पसंख्यकों के साथ इतना अत्याचार करते हैं कि पूछो ना। और इन देशों में तो अल्पसंख्यकों के अधिकार कुछ है ही नहीं। अफगानिस्तान को देख लो, अफगानिस्तान में तो शिया हजारा समुदाय हो गया, हिंदू समुदाय हो गया, सिख समुदाय हो गया, इनको लगभग समाप्ति कर दिया। मुस्लिम बहुल देश जितने भी हैं, वहां पर अल्पसंख्यकों का आज तक किसी भी सर्वोच्च पद पर पहुंचना देखा ही नहीं गया है। एक इंडोनेशिया को छोड़ दे तो बस। चीन को देख लो, चीन में जो उइगर मुस्लिम है उनको बंदी शिविरों में रखा गया, उनके धार्मिक प्रैक्टिसों पर पाबंदी लगा दी गई। श्रीलंका में देख लो, जो तमिल बोलने वालों की संख्या कम थी, अल्पसंख्यक थे, तो उन पर कितने अत्याचार हुए, उनके खिलाफ सैन्य अभियान किए गए। पर भारत को देख लो, भारत का लोकतंत्र इस जटिल संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा उदाहरण है। यहां भारत में दोनों का बहुत ही अच्छा संतुलन है। भारत में अल्पसंख्यक समुदायों से राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हो ही गए 67 में। ठीक है, उसके बाद में फखरुद्दीन जी हुए थे, अली अहमद हुए थे 74 में, अब्दुल कलाम हुए ही हैं, अब्दुल कलाम को तो हुए ही हैं। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह हुए ही हैं, ज्ञानी जैल सिंह हुए ही हैं। इसके अलावा कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जज हुए हैं। तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत का लोकतंत्र अलग प्रकार का लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र से बहुत सारी दुनिया को सीख लेने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा भारत में अपनी समस्याएं भी हैं। जैसे भारत में एक जाति की समस्या है, तो उसका उदाहरण आपको देखना हो तो आर्टिकल 15 मूवी देख लो, आयुष्मान खुराना की। ठीक है, जिसमें गांव में जो बहुसंख्यक समुदाय जो सवर्ण है, और तो वो क्या कर रहा है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीन रहा है। एक और फिल्म आपको, बहुत एक फिल्म है जो आपको देखनी चाहिए यदि आप अपने आप में थोड़ी बहुत संवेदना विकसित करना चाहते हो, तो वो है फिल्म है मट्टो की साइकिल। उस फिल्म को आप देखोगे तो पता चलेगा कि राजनीति कैसे शोषण कर रही है गरीबों का, दलितों का। ठीक है, तो वो पता चलता है। ठीक है, तो जीवन की सबसे बड़ी नीति क्या होनी चाहिए? जीवन की सबसे बड़ी नीति यही होनी चाहिए, जब भी आप किसी भी निर्णय पर पहुंचे
तो आप ये देखें कि इससे किसका जीवन बेहतर हो सकता है, कितने लोगों को इससे फायदा हो सकता है, जिस कार्य को करने से लोगों को फायदा हो रहा है। इसीलिए गांधी जी ना उपयोगितावाद के बहुत खिलाफ है। गांधी जी कहते हैं कि हमें अधिकतम लोगों का अधिकतम नहीं, सुख नहीं चाहिए, हमें सभी का सुख चाहिए। इसलिए गांधी अंत्योदय की बात करते हैं, इसलिए गांधी जी सर्वोदय की बात करते हैं, इसलिए उनकी सर्वोदय की धारणा इसी पर टिकी हुई है कि भाई हम सभी का विकास करेंगे, कुछ का नहीं करेंगे। तो केवल कानून की किताबों में ही देश का विकास नहीं होना चाहिए, अच्छे कानून केवल किताबों में ही नहीं होनी चाहिए, लोगों के जीवन में भी होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बलात्कार का कानून वहां पे कैसा है कि किसी भी महिला का बलात्कार हुआ है कि नहीं, ये साबित करने के लिए 4 पुरुष गवाहों की, 4 मुस्लिम पुरुष गवाह होने चाहिए। गवाह होना चाहिए, पहली बात तो यही नियम है। दूसरी बात, गवाह हो तो 4 होने चाहिए, और 4 होने चाहिए तो चारों पुरुष होने चाहिए, और चारों पुरुष भी है तो वो चारों मुस्लिम होने चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को ये लगता है, कानून बनाने वालों को, कि यदि किसी महिला का रेप हो रहा है तो उसको कम से कम 4 आदमी तो देखेंगे ही, उसका रेप होते हुए तो देखेंगे ही लाइव। वहां पर 2 महिला की गवाही और 1 पुरुष की गवाही बराबर मानी जाती है पाकिस्तान में। हालांकि शायद अब उस कानून में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन वो केवल कानून, केवल किताबों में हुआ है। पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, ये कुछ देश है जहां पर जो संविधान है वो केवल किताब में ही है, जमीन पे नहीं है, हकीकत में नहीं है। इतने घटिया नियम कानून बने हुए हैं वहां पर, ठीक है। तो उन देशों से कई बार तुलना कर देते हैं न्यूज चैनल पे बैठ के खूब सारे लोग कि वहां तो अल्पसंख्यकों पर फलाना ढिकाना, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक, अरे यार हमारे यहाँ अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित है, एक बार देखो तो सही, दुनिया से तुलना करके देखो तो सही। लेकिन फिर भी हम तो ये कहते हैं कि यदि फिर भी भारत में कहीं भी किसी भी कोने में यदि कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। और यही इसीलिए हम उपयोगितावाद की क्या कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं। ये उपयोगितावाद की सीमा है कि वो अल्पसंख्यकों के अधिकार छीन सकता है, उपयोगितावाद का विचार। ठीक, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जेरेमी बेंथम पे आधारित क्लास थी। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा भाई कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे J.S. मिल को, जॉन स्टुअर्ट मिल को। वो भी उपयोगितावादी है लेकिन वो उत्कृष्ट उपयोगितावादी है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए।